तो एक बार फिर से शुरू करते हैं अपन और स्टार्ट करते हैं हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो चलिए, ये एक नया एक्ट है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं और ये है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस एक्ट को समझने के पहले कि आखिर ये एक्ट क्या कहता है, उसके पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि घरेलू हिंसा क्या होती है। और घरेलू हिंसा को जानने के लिए कुछ शब्दावली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले उसको आप समझ लें, टर्मिनोलॉजी को एक बुनियादी समझ बन जाए, उसके बाद हम सारी चीजों को समझ लेंगे। तो इसलिए इस एक्ट में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पूरा एक्ट जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा में जैसे एक सबसे पहले एक परिभाषा हम देखते हैं व्यथित व्यक्ति की। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीव्ड पर्सन। व्यथित व्यक्ति या फिर एग्रीव्ड पर्सन बोलेंगे। व्यथित व्यक्ति के साथ साथ एक परिभाषा हम देखेंगे घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू नातेदारी। और तीसरी परिभाषा हम इसमें देखेंगे साझी गृहस्थी, साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड। और चौथी परिभाषा हम इसमें देखते हैं प्रत्यर्थी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पोंडेंट। ये चार परिभाषा, चार शब्दावली को अगर आप समझ जाएंगे तो ये पूरा एक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तब ये भी समझ जाएंगे कि आखिर घरेलू हिंसा क्या है, और फिर कानून तो हम समझ ही लेंगे। और ये जो परिभाषाएं हैं, व्यथित व्यक्ति, घरेलू नातेदारी, साझी गृहस्थी और प्रत्यर्थी, ये इसी अधिनियम में परिभाषित है। और कोई भी परिभाषा किसी भी अधिनियम की धारा 2 में ही दी जाती है। अब धारा 2 के सब सेक्शंस में अलग अलग दिया जाएगा। तो व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन की परिभाषा धारा 2A में है। ए से एग्रीव्ड पर्सन, ऐसा समझ लीजिए। दूसरा है आपका घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी की परिभाषा 2F में है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। साझी गृहस्थी को इंग्लिश में बोलते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड एस से आ रहा है, तो यह परिभाषा आपका 2S में है। और प्रत्यर्थी, यह परिभाषा जो है आपका 2Q में है। तो पहले तो परिभाषा, ये जो शब्दावलियां, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस धारा में, ये भी आप समझ लें। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा धारा 2A में है, घरेलू नातेदारी की परिभाषा 2F में है, साझी गृहस्थी की परिभाषा 2S में है, और प्रत्यर्थी की परिभाषा 2Q में है। अब जब ये चारों हमने धाराएं देख ली, तो अब ये देख लेते हैं कि ये होते कौन है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ऐसे डायग्राम में बहुत अच्छा तो नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, शायद आपको पसंद आए। ये एक डायग्राम है और इसी डायग्राम से आप समझ जाएंगे सारी चीजों को। ये, इसको समझिए, ये लड़का है जो, और ये लड़की है, मतलब ये लड़का हो गया, लड़की हो गया। जिसने हिंसा की, जिसने मारपीट किया, जिसने हिंसा की, उसको कहते हैं प्रत्यर्थी। ये रेस्पोंडेंट हो गया। जो घरेलू हिंसा करता है वो रेस्पोंडेंट है। जो पीड़ित है, जिसके साथ हिंसा हुई, उसको कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन या व्यथित व्यक्ति। तो व्यथित व्यक्ति वो है जिसके साथ हिंसा हुई है। और इनके बीच में जो रिलेशन है, इस लड़के और लड़की के बीच में जो रिलेशन है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर पति और पत्नी है, तो ये जो इनके बीच का जो रिलेशन है, इसको कहते हैं हम घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। और जिस जगह पर ये रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसको कहा जाता है साझी गृहस्थी। और याद रखें, घरेलू हिंसा के लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है।
इसका मतलब यह है कि प्रत्यर्थी वो है जो हिंसा करता है, व्यथित व्यक्ति वो है या पीड़ित जिसको हम कहें, एग्रीव्ड पर्सन वो है जिसके साथ हिंसा हुई, और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं घरेलू नातेदारी, और जिस घर में वो रहते हैं वो उनकी साझी गृहस्थी है। अब ये देखिए, जो प्रत्यर्थी है ये 2Q में बताया गया है, और ये अधिनियम कहता है कि प्रत्यर्थी हमेशा पुरुष ही होगा, मतलब जो लड़का है वही हमेशा, मतलब जो महिला होगी वो कभी भी प्रत्यर्थी नहीं हो सकती, मतलब घरेलू हिंसा करने वाली महिला नहीं हो सकती कभी भी। व्यथित व्यक्ति जो है, जिसकी परिभाषा 2A में दी गई है, यह कहता है कि पीड़ित हमेशा महिला ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीड़ित हमेशा कौन होगी? महिला ही होगी। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में अपने निर्णय में यह कहा कि पीड़ित जो है घरेलू हिंसा में, जो व्यथित व्यक्ति है, वो महिला के साथ साथ बच्चे भी हो सकते हैं, जो कि क्या हो, आपका 14 साल तक के बच्चे होते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन इस अधिनियम के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि इसमें व्यथित व्यक्ति केवल महिला हो सकती है, प्रत्यर्थी हमेशा पुरुष होगा। अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो घरेलू नातेदारी है, लेकिन घरेलू नातेदारी का मतलब केवल रिलेशन, मतलब केवल पति पत्नी का ही रिलेशन नहीं है। आप इस बात को समझिएगा, घरेलू नातेदारी यह परिभाषा सेक्शन 2F में दिया गया, तो इसके अनुसार यह कहता है कि पुरुष और महिला में 3 प्रकार का संबंध हो सकता है, और अगर ये 3 प्रकार का संबंध है तब वो घरेलू नातेदारी में कहे जाएंगे। एक विवाह से संबंधित संबंध हो सकता है, विवाह के बाद जो संबंध बनता है, जैसे पति पत्नी का, ससुर बहू का, है ना, जेठ बहू का, ये शादी से जो संबंध बनता है, एक ये नातेदारी हो सकती है। विवाह के बाद एक आपका जो जन्म से, या जिसको हम कहते हैं रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से जो संबंध बनेगा, रक्त संबंध से, जैसे बेटी पिता रक्त संबंध है, भाई बहन। तो जरूरी नहीं घरेलू हिंसा में केवल पति पत्नी के बीच में ही होगा, अगर भाई है बहन को मार रहा है, पिता है बेटी को मार रहा है, तो वो भी क्या है आपका, किसमें आएगा? आपका घरेलू हिंसा में आएगा। वो वो नातेदारी है, घरेलू नातेदारी। यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि जैसे रक्त संबंध अगर हम देख रहे हैं, तो रक्त संबंध में मां बेटी भी होगा, लेकिन मां बेटी में प्रत्यर्थी और व्यथित व्यक्ति नहीं होगा। व्यथित व्यक्ति हमेशा महिला होगी, प्रत्यर्थी हमेशा पुरुष को ही माना जाएगा, संबंध नातेदारी जो भी हो। और एक विवाह जैसा संबंध, विवाह जैसा संबंध कहने का मतलब कि जैसे हम बच्चे को गोद लेते हैं, भाई शादी के बाद बच्चा हो रहा है, वो अपना बच्चा, बायोलॉजिकल फादर पेरेंट्स है, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे नहीं हुए और गोद लिया गया है, तो जैसे गोद ली गई कोई लड़की है, उसके साथ अगर मारपीट हो रही है, तो भी वो घरेलू नातेदारी की परिभाषा में आएगा। तो यहां पर घरेलू नातेदारी मतलब 3 प्रकार का रिलेशनशिप है, विवाह से जन्म लेने वाला, एक आपका जन्म या रक्त संबंध, और एक आपका विवाह जैसे बनने वाले संबंध, ये घरेलू नातेदारी। अब इसके बाद आता है साझी गृहस्थी। तो वो घर या वो परिवार जहां पर जो प्रत्यर्थी है, यानी जिसने मारपीट की है, घरेलू हिंसा की है, और जो व्यथित महिला है, जहां पर वो रहते हैं या रह रहे हो या रहे थे कभी भी, वो उनकी साझी गृहस्थी कहलाता है, शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाता है। समझ में आई ये सारी चीजें? टेक्नोलॉजी समझ में आया? समझ में आया? अब जब इतने को हम समझ गए, तो यहां से फिर अब हम घरेलू हिंसा को समझ सकते हैं। देखिए, अब जब ये सारी शब्दावली को हमने समझ लिया, तो अब घरेलू हिंसा की परिभाषा देखिए, मतलब किसको हम घरेलू हिंसा कहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहा जाएगा, इसको समझिए। याद रखिए, घरेलू हिंसा की परिभाषा ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के चैप्टर 2 सेक्शन 3 में दिया गया है। ये जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, के अध्याय 2 की धारा 3 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। और क्या कहती है धारा 3? अब इसको आप समझ पाएंगे। देखिए क्या कहता है कि याद रखें, यह कहता है कि यदि कोई प्रत्यर्थी, मतलब जो पुरुष है, यदि कोई प्रत्यर्थी किसी व्यथित महिला के साथ जो
घरेलू नातेदारी एवं साझी गृहस्थी में रहे हो या रह रहे हो, निम्नलिखित कार्य करता है तो वह घरेलू हिंसा है। देखें, इसका मतलब यदि कोई प्रत्यर्थी यानी कोई पुरुष किसी व्यथित महिला के साथ, मतलब व्यथित व्यक्ति ने महिला के साथ में अगर, और कौन सी महिला, जो घरेलू नातेदारी मतलब जिनके बीच कोई ना कोई संबंध हो, है ना, बाप बेटी का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये कोई ना कोई संबंध हो, और जो कभी ना कभी किसी साझी गृहस्थी में रहे हो या रह रहे हो, उनके साथ अगर निम्नलिखित कार्य करता है, ये जो बताने जा रहा हूं मैं, तो उसको घरेलू हिंसा कहा जाएगा। और याद रखें कि अगर कोई प्रत्यर्थी किसी महिला के साथ में तीन चीजें, इसको आप ऐसे याद कीजिए, AHT। A स्टैंड फॉर अब्यूज, अब्यूज हिंदी में कहेंगे इसको शोषण। H स्टैंड फॉर हैरेस, हैरेस को हिंदी में कहते हैं हम उत्पीड़न। एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट, थ्रेट को कहते हैं धमकी। इसका मतलब यदि कोई पुरुष किसी महिला को जो घरेलू नातेदारी में और साझी गृहस्थी में रहे हो, अगर उसका शोषण करता है, उसका उत्पीड़न करता है या उसको धमकी देता है, तो फिर यह घरेलू हिंसा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर याद रखेंगे, घरेलू हिंसा क्या है? तो किसी पुरुष द्वारा महिला के साथ, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए? घरेलू नातेदारी मतलब संबंध होना चाहिए, और संबंध होने के साथ साथ वो एक साथ कभी ना कभी रहे हो या रह रहे हो, और ऐसी स्थिति में अगर पुरुष उस महिला का शोषण करता है, उत्पीड़न करता है और धमकी देता है, तो ये घरेलू हिंसा है। अब यहां से एक प्रश्न आपको लगेगा कि सब चीज एक जैसा ही है, जैसे हम शोषण यानी अब्यूज कह रहे हैं, तो वो भी लग रहा है कि भाई एक ही जैसी चीज है ना। जैसे शोषण की बात अगर हम करें, शोषण एक उत्पीड़न और एक आपका धमकी, ऑलमोस्ट एक ही जैसे लग रहा है, नहीं, लेकिन अंतर है इसमें। शोषण मतलब होता है किसी महिला को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या लैंगिक, ये चार चीजें, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या लैंगिक क्षति पहुंचाना या नुकसान करना। मेंटल, सॉरी, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। जब भी किसी महिला के साथ में हैरेसमेंट नहीं, टॉर्चर अगर किया जाए, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल टॉर्चर अगर किया जाता है महिला के साथ में, तब वो शोषण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। शारीरिक शोषण मतलब शारीरिक टॉर्चर, शारीरिक यातना देना मतलब उसके साथ मारपीट करता है ना। शारीरिक में क्या आ जाएगा आपका? मारपीट करना, बीटिंग, बाइटिंग, है ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका? शारीरिक शोषण हो जाएगा। मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, ये सब क्या है? शारीरिक शोषण है। मानसिक शोषण मतलब क्या हो जाएगा? मानसिक शोषण मतलब मानसिक रूप से टॉर्चर करना, मेंटल टॉर्चर करना, जैसे महिला का अपमान करना, इंसल्ट करना, ये सब उसका मानसिक शोषण है। आर्थिक शोषण मतलब महिला को जो उसके आर्थिक अधिकार है उससे वंचित करना, जैसे उसको घर में नहीं रहने दे रहे हैं, या कहीं महिला नौकरी कर रही है तो जो पैसे कमा कर आ रही है उससे पैसे को छीन लेना, तो ये सब उसके आर्थिक शोषण है, उसके आर्थिक अधिकारों को ना देना। और लैंगिक शोषण मतलब उसे मजबूर करना यौन संबंध बनाने के लिए या अश्लील पिक्चरों को देखने के लिए, इस तरीके से मजबूर करना, ये सब लैंगिक क्षति है। और अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीजें करता है तो वो शोषण है, अब्यूज है। मतलब मारता है, मारता पीटता है, अपमान करता है, पैसे छीन लेता है, ठीक, या सेक्सुअल अब्यूज करता है, तो ये सब क्या आ जाएगा आपका? शोषण के अंतर्गत। उत्पीड़न, उत्पीड़न में क्या होगा कि वो टॉर्चर करेगा, यातना, लेकिन किसके लिए? किसी संपत्ति या मूल्यवान दस्तावेज के लिए। जब कोई पुरुष किसी महिला को किसी प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति मतलब धन वगैरह सारी चीजें इसमें आ गई, संपत्ति के लिए या किसी दस्तावेज के लिए अगर
उसको मजबूर करता है या उसको यातनाएं देता है तो उसको उत्पीड़न कहा जाएगा। बिना किसी कारण के मार रहा है, पीट रहा है, यातनाएं दे रहा है, उसके अधिकार छीन रहा है, शोषण है। लेकिन जब उसको बोलता है मुझे यह सामान चाहिए, जा जमीन के कागजात लेकर के आ, और नहीं लाती उसके लिए मार रहा है, तो उस दस्तावेज के लिए वो जब मार रहा है तो यह फिर उत्पीड़न है, हैरेस है, वो शोषण नहीं है। और धमकी मतलब महिला को डराया जाना, है ना, महिला को डराया जाना कि उसको जान से मार दिया जाएगा, या उसको कहा जाएगा भाई तू ये काम नहीं करेगी तो फिर तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। इस तरीके से सारी चीजें जो है ये डराया जाना है, जो है धमकी है। और अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में ये सारी चीजें करता है तो फिर वो क्या कहलाएगा आपका, फिर वो आपका शोषण है। तो ये इस तरीके से मतलब शोषण, उत्पीड़न और धमकी ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, आपका घरेलू हिंसा कहलाते हैं। ये है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, और इसकी परिभाषा दी गई है आपका सेक्शन 3 में, इस चैप्टर मतलब चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में दिया गया। अब हम देखते हैं इसका परिचय, और परिचय जो है इस एक्ट का हम देखेंगे। देखें, जैसा कि हमने देखा कि घरेलू हिंसा के बारे में तो हम समझ गए, इसी घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारी संसद ने एक कानून बनाया जिसको हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहते हैं। याद रखें, ये जो अधिनियम है इसको लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 से। इट वेर इंप्लीमेंटेड ऑन 26 अक्टूबर 2006। जब इसको लागू किया गया इस एक्ट को, तो ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, मतलब संपूर्ण भारत में लागू हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया। जबकि वर्तमान स्थिति को हम देखें, प्रेजेंट सिचुएशन को, तो वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 से जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है। और ये जो एक्ट है इसमें कुल 5 अध्याय है एवं 37 धाराएं हैं। ये जो एक्ट है इसमें कुल 5 अध्याय एवं 37 धाराएं हैं। जो मैंने अभी आपको परिचय बताया वो चैप्टर 1 है, और जो मैंने आपको घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई वो पूरा चैप्टर 2 है। और इसी चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई जिसको हमने अभी देखा। अब एक चीज समझिए, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में पढ़ते हैं। तो 5 चैप्टर है और 37 सेक्शन। तो पहले चैप्टर में तो पूरा परिचय है जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद से परिचय और परिभाषा रहता है। दूसरे चैप्टर में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है सेक्शन 3 में। अब एक चीज देखें कि जब किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वो महिला निसंदेह उसको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहला, उसको शिकायत दर्ज करना होगा। दूसरा, उसको काउंसलिंग की आवश्यकता होगी, डरी सहमी होगी, उसको समझाने वाले भी कुछ होने चाहिए। इसीलिए इस घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में चैप्टर 3 में 2 चीजों की व्यवस्था की गई है, एक अधिकारी की और एक संस्था की। इसी एक्ट का जो चैप्टर 3 है इसमें 2 चीजों की व्यवस्था की गई है, एक अधिकारी की व्यवस्था की गई है और एक आपका संस्था की व्यवस्था की गई है। अधिकारी और संस्था। अधिकारी क्यों? अधिकारी इसलिए जो उसकी शिकायत करवाने में, उसको न्याय दिलवाने में मदद करेगा, और संस्था किस लिए? जो उसको सपोर्ट करेगी, उसको बाकी सहायता दिलवाएगी। जैसे एक एग्जांपल समझे, एक महिला के साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई है तो पहले तो उसको शिकायत भी करवाना है, और दूसरा साथ ही साथ उसको चिकित्सकीय सुविधा भी दिलवाना है, उसको रहने के लिए जगह भी दिलवाना है। मान लीजिए घर से निकाल दिया, आर्थिक अगर शोषण किया, आर्थिक उत्पीड़न किया, अगर उसका आर्थिक यातना दिया है तो कहां जाएगी महिला? तो इसलिए घरेलू हिंसा की शिकार महिला को उसी समय पर 2 प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। एक, शिकायत करने में सहायता, और दूसरा उसे अन्य प्रकार का समर्थन की सहायता जो होती है। तो इसीलिए इस एक्ट में 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है।
इसमें एक अधिकारी बताया गया जिसका नाम होगा, जिसे इस एक्ट में कहा जाएगा संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहेंगे जिसे। और एक इसमें संस्था की व्यवस्था की गई है जिसे सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। तो संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता। और जैसे मैंने कहा आपको कि दो प्रकार की आवश्यकता होती है महिला को, इसलिए दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। संरक्षण अधिकारी वह व्यक्ति है जो न्याय प्राप्त करने में सहायता करवाता है, यानी इसकी पहुंच मजिस्ट्रेट तक होगी। तो एक सीधा सीधा प्रश्न आपसे बन सकता है कि मजिस्ट्रेट तक पहुंच रखने वाला अधिकारी को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में किस नाम से पुकारा गया है? तो याद रखेंगे वो होता है संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर। और एक होती है आपका सेवा प्रदाता, जिसका प्रमुख कार्य महिला को समर्थन, मतलब हॉस्पिटल लेकर के जाना है, रहने की व्यवस्था उसको देनी है, तो सपोर्ट करने वाली जो संस्था होगी उसको सेवा प्रदाता, नाम ही है। सर्विस प्रोवाइडर मेडिकल फैसिलिटी दिलवाएंगे, रेसिडेंशियल फैसिलिटी दिलवाएंगे, तो ये आपका सेवा प्रदाता होगी। तो ये दो व्यवस्था इसमें की गई। याद रखेंगे कि संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता दोनों की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत होती है, सेक्शन 8। दोनों की नियुक्ति जो है धारा 8 के अंतर्गत होगी, जो महिला के लिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर, और एक है आपका सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर। जो संरक्षण अधिकारी है, अगर क्या है, अगर हम ये देखें संरक्षण अधिकारी में, संरक्षण अधिकारी क्या है या सेवा प्रदाता क्या है, तो याद रखें कि मजिस्ट्रेट तक पहुंच रखने एवं पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने वाला अधिकारी है। ठीक है, द ऑफिसर इज हैविंग रीच टुवर्ड्स द मजिस्ट्रेट एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम वुमन, एग्रीव्ड वुमन इज प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब वह अधिकारी जो मजिस्ट्रेट तक पहुंच रखता है और महिला को न्याय प्रदान करवाएगा, उसको हम कहेंगे संरक्षण अधिकारी। इसके अलावा सेवा प्रदाता, यह एक संस्था होगी, यह एक संस्था होगी जो महिला का समर्थन करेगी। ठीक है, इट विल बी एन इंस्टीट्यूशन विच सपोर्ट्स द एग्रीव्ड वुमन। मतलब एक संस्था होगी जो महिला को क्या करेगी, समर्थन देगी। समर्थन मतलब कैसा, वही जैसे मैंने आपको बताया, चिकित्सकीय सुविधा है तो वो उपलब्ध करवाना है ना, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, तो ये समर्थन करेगी, रहने के लिए जगह दिलवाना, ये सब। यानी संरक्षण अधिकारी एक व्यक्ति होगा जो अधिकारी होगा, और सेवा प्रदाता क्या होगा, एक संस्था होगी। अब देखें, अगर नियुक्ति देखें, अपॉइंटमेंट, तो दोनों की नियुक्ति, चाहे संरक्षण अधिकारी हो या आपका सेवा प्रदाता हो, उसकी नियुक्ति हमेशा राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो करेंगे। राज्य सरकार जो इसका गठन करती है और इनका नियुक्ति करती है। अब कौन बन सकेगा, अगर हम योग्यता देख लें एक बार, एलिजिबिलिटी, कि कौन संरक्षण अधिकारी बन सकता है या कौन सेवा प्रदाता बन सकता है, अगर हम योग्यता देखें तो एक बात समझें कि कोई भी शासकीय, चाहे वो सरकारी हो या गैर शासकीय व्यक्ति संरक्षण अधिकारी बन सकता है। मतलब सरकार अगर चाहे तो किसी अपने गवर्नमेंट के ही किसी ऑफिसर को बना सकती है या कोई प्राइवेट व्यक्ति को ही बना सकती है, लेकिन किसे बनाएगी, जिसे कम से कम 3 वर्ष का सामाजिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। देखें, एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन बिकम द प्रोटेक्शन ऑफिसर। द मैंडेटरी क्राइटेरिया इज टू हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years ऑफ वर्किंग इन द सोशल एरिया। जो सामाजिक क्षेत्र होते हैं उसमें काम करने का कम से कम 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो तो किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है।
याद ये रखेंगे कि इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। इसका मतलब समझेंगे, संरक्षण अधिकारी जरूरी नहीं कि केवल महिला ही बनेगी। संरक्षण अधिकारी पुरुष या महिला दोनों बन सकते हैं, लेकिन पुरुष और महिला में अगर किसी को चुनना होगा तो महिला को प्राथमिकता दी जाएगी और महिला जो है आपका संरक्षण अधिकारी बनेगी। ये संरक्षण अधिकारी बनने के कार्य हैं, मतलब तरीके हैं। सेवा प्रदाता कौन बन सकता है? याद रखिए, कोई भी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गैर शासकीय संगठन या जो स्वयं सेवी सहायता समूह होते हैं, कोई भी एनजीओ या कोई भी स्वयं सेवी सहायता समूह जिसको एज अ एनजीओ या स्वयं सेवी सहायता समूह के तौर पर पंजीकृत हुए एटलीस्ट 3 वर्ष हो गए हो। कोई भी एनजीओ जो है या फिर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो क्या बनेंगे? आपका सेवा प्रदाता बन सकते हैं। शर्त बस ये है कि जब वो सेवा प्रदाता बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं राज्य सरकार के पास, तो उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, अब जब इस तरीके से हमने देख लिया कि संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता क्या होते हैं, अब आप देखिए, जैसे मैं शुरू में ही बता रहा था कि संरक्षण अधिकारी क्या है? जो महिला को न्याय दिलवाने में, मजिस्ट्रेट न्याय देंगे तो न्याय दिलवाने में जो सहायता करे वो संरक्षण अधिकारी है। लेकिन उसी समय महिला को रहने के लिए निवास चाहिए, आपका उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो कोई एनजीओ जो मान लीजिए इस तरीके से चलाता होगा, महिलाओं के लिए कोई संस्था चला रहा होगा महिलाओं के रहने के लिए, तो वो एनजीओ जो है आवेदन कर सकता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए। लेकिन शर्त बस ये है कि कम से कम 3 साल का 3 साल उसको रजिस्टर्ड हुए हो जाना चाहिए और उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो भी देखी जाती है कि कोई भी गतिविधि उसके कानून के विपरीत नहीं होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का स्कैम में उसका नाम नहीं आया होना चाहिए। ये तमाम चीजें देख करके फिर प्रदान कर दिया जाता है। इसमें जो संरक्षण अधिकारी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है। इसके कर्तव्य जो है वो थोड़ा हमको याद होने चाहिए। संरक्षण अधिकारी कर्तव्य याद रखिए, संरक्षण अधिकारी का जो कर्तव्य है वो धारा 9 में बताया गया। सेक्शन 9 डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। संरक्षण अधिकारी कर्तव्य क्या है? तो क्योंकि आप एक चीज देखें, संरक्षण अधिकारी एक तो महिला को सहायता देने के लिए है, मतलब महिला को न्याय दिलवाने के लिए है, तो एक उसका महिला के प्रति भी होगा, व्यथित महिला जो है कर्तव्य, और दूसरा मजिस्ट्रेट तक पहुंच रखने वाला अधिकारी है, मतलब एक उसकी जो पहुंच होगी या उसका जो कार्य होगा, कर्तव्य जो होगा वो मजिस्ट्रेट के प्रति भी होगा। अगर इसी आधार पर मैं बांट दूं इसको, तो मजिस्ट्रेट के प्रति कर्तव्य अगर हम देखें, मजिस्ट्रेट के प्रति कर्तव्य, और दूसरा आपका व्यथित महिला के प्रति कर्तव्य अगर हम देख रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट के प्रति कर्तव्य समझिए, एक है आपका सूचना, मतलब मजिस्ट्रेट के प्रति कर्तव्य क्या होगा? पहला होगा सूचना, इंफॉर्मेशन। मतलब यह है कि अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना घटी है तो वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। फर्स्ट, इंफॉर्मिंग टू द मजिस्ट्रेट। दूसरा, सूची बनाना, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट। जो संरक्षण अधिकारी होता है वो अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, है ना, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जितने भी शेल्टर होम्स होते हैं, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तो जितने भी शेल्टर होम्स होते हैं इन सब की एक सूची बनाता है, इन सब की एक सूची बनाएगा। तो सूचना देना मजिस्ट्रेट को, सूची देना। तीसरा, सहायता करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मजिस्ट्रेट। मतलब मजिस्ट्रेट जो भी प्रकार की सहायता मांगे, किसी प्रकार के कोई रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कोई भी चीज मांग रहे हैं, तो वो उपलब्ध करवाना संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा, ये मजिस्ट्रेट के प्रति। अब व्यथित महिला के प्रति क्या कर्तव्य होगा? तो यहां एक चीज देखें, सबसे पहली बात, व्यथित महिला, आप हमेशा सुनते हैं कि जब किसी महिला के साथ कोई घटना घटित होती है या किसी व्यक्ति के साथ जब कोई घटना घटित होती है तो वो शिकायत लेकर के पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस जो है उस शिकायत के आधार पर फिर एफआईआर दर्ज करती है, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन यहां पर अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुआ है
और वो महिला अगर पुलिस के पास ना जाकर के, पुलिस के पास जाएंगे तो एफआईआर ही होगा, लेकिन अगर वो संरक्षण अधिकारी के पास आते हैं तो संरक्षण अधिकारी उस शिकायत को दर्ज करता है, उस प्राथमिकी को दर्ज करता है और इसको एफआईआर ना कह करके इसको डीआईआर कहा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट्स रिपोर्ट। डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट्स रिपोर्ट, घरेलू हिंसा घटना की रिपोर्ट। तो सबसे पहले डीआईआर दर्ज करना, इसके बारे में जस्ट अभी बताऊंगा मैं आपको। तो व्यथित महिला के प्रति उसका क्या कर्तव्य होगा? पहला, डीआईआर दर्ज करना। दूसरा, अनुतोष हेतु आवेदन, जिस महिला के साथ घटना हुई उसे रिलीफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए आवेदन कौन करवाएगा? आपका मजिस्ट्रेट, सॉरी, ये आपका संरक्षण अधिकारी ही न्याय के लिए आवेदन करवाएगा। इसके साथ साथ अनुतोष हेतु आवेदन, इसके साथ साथ जो अनुतोष की स्थिति, आवेदन तो कर दिए, अनुतोष की स्थिति मतलब स्टेटस क्या है, कब मिलेगा, यह भी महिला को बताना। इसके अलावा उसको शेल्टर होम्स दिलवाना, आश्रय स्थल मतलब लेकर के जाएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर शेल्टर होम्स देते होंगे उनके पास लेकर जाएगा, ठीक। इसके अलावा महिला को आर्थिक राहत उपलब्ध करवाना, जो मॉनिटरी रिलीफ होता है वो उपलब्ध करवाना। तो ये तमाम प्रकार के कर्तव्य जो है वो होते हैं आपका संरक्षण अधिकारी के। और इस तरीके से संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता जो है वो मिलकर के घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सहायता करते हैं। अब जब हम ये देख लिए कि घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सपोर्ट करने वाले लोग कौन होते हैं, तो अब हम इसमें प्रक्रिया में चलते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी घरेलू हिंसा होगी तो उस घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज होगी तो क्या होगा उसमें। घरेलू हिंसा की जो शिकायत दर्ज होती है उसको डीआईआर कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले अगर हम डीआईआर देखें, डीआईआर क्या है, तो याद रखें जो डीआईआर है ये घरेलू हिंसा की शिकायत जिस प्रारूप में दर्ज होती है उस प्रारूप को डीआईआर कहते हैं। The format in which the complaint of domestic violence shall be registered will be the domestic violence incidents report। मतलब वह रिपोर्ट, मतलब वह दस्तावेज, वह प्रारूप जिसमें घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की जाती है उस प्रारूप को हम डीआईआर कहते हैं। प्रारूप किसमें दिया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, शॉर्ट में मैंने इसको पीडब्ल्यूडीवीए लिख दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के प्रारूप क्रमांक 1 को डीआईआर कहते हैं। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। What is the format of DIR? तो याद रखें, the form 1 of protection of women from domestic violence act 2005 is known as DIR। मतलब जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है उसमें जो प्रारूप 1 दिया गया है उसी को हम डीआईआर कहते हैं। कौन भर सकता है ना, who can fill the DIR? Who can fill the DIR? कौन भर सकता है डीआईआर को? तो याद रखें, डीआईआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। कभी भी डीआईआर महिला या महिला के वकील द्वारा नहीं भरा जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। डीआईआर नेवर बी फिल्ड बाय द एग्रीव्ड वुमेन और एडवोकेट। जो वकील है और महिला जो है वो नहीं भरते, बल्कि डीआईआर को कौन भर सकता है? तो याद रखें, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, इन दोनों में से कोई भी एक भर सकता है। द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड और द सर्विस प्रोवाइडर,
बोथ कैन फिल। आप जिसके पास भी जाए, महिला संरक्षण अधिकारी के पास जाएगी तो संरक्षण अधिकारी भर सकता है, और अगर सेवा प्रदाता के पास महिला जाती है तो सेवा प्रदाता भी इसको भर सकता है। तो इस तरीके से आपका DIR जो है वो भरा जाता है। याद रखें, जब भी महिला को, नोट करके एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में जरूर रखें, जब भी महिला रिलीफ की मांग करती है तो रिलीफ के एप्लीकेशन के साथ, मतलब रिलीफ के लिए, रिलीफ यानी जो उसको न्याय चाहिए, जो भी वो मांग करी वो रिलीफ है, इस एक्ट के अंतर्गत उसको रिलीफ कहा जाएगा। जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है वो मजिस्ट्रेट से जो भी चीज चाहती है दैट विल बी रिलीफ, वो राहत है। और राहत के लिए जो एप्लीकेशन करेगी दैट इज रिलीफ एप्लीकेशन, वो रिलीफ एप्लीकेशन है। अब रिलीफ एप्लीकेशन जब भी होगा तो उसके साथ DIR साथ में जाना अनिवार्य है। बिना DIR के रिलीफ नहीं मिलेगा, मतलब रिलीफ के ऊपर सुनवाई ही नहीं हो सकती। DIR होना बहुत जरूरी है, इसलिए DIR को अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा गया है। ये आपका, ये पूरी प्रक्रिया जो है आपका DIR, सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी के बारे में जो हमने देखा, ये सब आपका चैप्टर 3 में बताया गया। अब देखें, अब घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज हो गई DIR के माध्यम से। अब क्या चाहिए? महिला को न्याय चाहिए। तो न्यायालयीन प्रक्रिया क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसीजर क्या है, कैसे न्याय मिलेगा, न्यायालयीन प्रक्रिया क्या है? तो एक बात समझिए, मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं, पूरा आपको अभी के अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई तो सबसे पहले महिला सूचना देगी, इंफॉर्मेशन। सूचना के आधार पर फिर शिकायत दर्ज किया जाएगा, कंप्लेंट, DIR है ना। फर्स्ट वुमेन गई, एग्रीव्ड वुमेन, और उसने जाकर के क्या किया? सबसे पहले अपना सूचना दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फर्स्ट, द इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन टू द PO और मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। सेकेंड, आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट्स, द PO, प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर शैल रजिस्टर द कंप्लेंट एंड दैट विल बी नोन एज DIR। शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। शिकायत दर्ज करने के बाद अब मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाएगा। पूरा होल प्रोसीजर समझ लें बेटा इसको, ठीक है। नाउ द रिलीफ एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। सूचना मिला, इंफॉर्मेशन, आफ्टर इंफॉर्मेशन कंप्लेंट शैल बी रजिस्टर्ड, देन फर्दर द एप्लीकेशन शैल बी मूव्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर गेटिंग रिलीफ। आवेदन जो है भेज दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मजिस्ट्रेट जो है दोनों के विरुद्ध नोटिस जारी करेंगे। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट शैल इशू अ नोटिस अगेंस्ट बोथ। मतलब जिसने शिकायत की है व्यथित महिला और जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है प्रत्यर्थी, दोनों को आना होगा। किसी एक, क्योंकि भाई सुनवाई में दोनों को रहना जरूरी है। नोटिस जारी करने के पश्चात दोनों उपस्थित होंगे। इसके बाद दोनों का परामर्श किया जाएगा। देन काउंसलिंग ऑफ बोथ शैल बी स्टार्टेड। मतलब दोनों से पूछा जाएगा कि भाई क्यों लड़ाई हुई, क्या हुआ, दोनों को समझाइश दी जाएगी, परामर्श किया जाएगा। परामर्श यानी जब काउंसलिंग उनका चल ही रहा हो, इसी दौरान महिला के लिए अंतरिम राहत की घोषणा कर देगी, इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ शैल बी ऑर्डर्ड। अंतरिम का मतलब अस्थायी है। देखिए अभी फैसला हुआ नहीं है, मजिस्ट्रेट का फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन इन बिटवीन जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, महिला को चोट लगी हुई है, महिला परेशान है, उसको आने जाने में खर्च हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेट अस्थायी राहत, अंतरिम राहत बोल सकते हैं कि भाई इसको आने जाने का खर्चा तब तक दिया जाए, वही प्रत्यर्थी ही देगा आने जाने का खर्चा जो है। तो ऐसी अंतरिम राहत, अस्थायी राहत दिया जा सकता है। अंतरिम राहत देने के बाद साक्ष्य जो है, जो एविडेंस है, साक्ष्य पर अंतिम बहस प्रारंभ होगी। द फाइनल आर्ग्यूमेंट शैल बी ऑकर्ड
अंतिम बहस जो है उस पर शुरू हो जाएगी। मतलब फाइनली जो डिसीजन देना है उसके ऊपर जो मजिस्ट्रेट है वो आर्ग्यूमेंट करेंगे और उसके पश्चात निर्णय यानी राहत की घोषणा कर दी जाएगी, जो भी राहत होगा। इस तरीके से आप देखें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया इस तरीके से आपका कंप्लीट होगी। पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया यानी सबसे पहले सूचना दी जाएगी महिला के द्वारा, सूचना मिलने के बाद शिकायत दर्ज करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर आपका सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने के पश्चात नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करने के पश्चात परामर्श होगा, परामर्श के बाद अंतरिम राहत दे देंगे और अंतरिम राहत बाद साक्ष्य पर बहस होगी और साक्ष्य पर बहस होने के बाद फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा। यह पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया है। दिस इज द होल जुडिशियल प्रोसीजर फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द एग्रीव्ड पर्सन। मतलब जो व्यथित महिला है उसको राहत प्रदान करने के लिए पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया यही है। यह एक्ट यह कहता है कि पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया, इसको याद रखेंगे, पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया 60 दिन के भीतर पूरा होना जरूरी है। द होल जुडिशियल प्रोसीजर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। 60 दिन के भीतर पूरा होना जरूरी है। और 60 दिन के भीतर कब? जिस दिन मजिस्ट्रेट को आवेदन मिला उस तारीख से 60 दिन के भीतर न्यायालयीन प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है। एक और बात समझें, जैसे ही मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलता है, आवेदन मिलने के 3 दिन बाद सुनवाई की तारीख तय कर दी जाती है। मतलब जिस तारीख को आवेदन मिला, जैसे आज मिला तो आज, कल, परसों छोड़ करके नरसों जो है आपका सुनवाई की तारीख देना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी सुनवाई की तारीख आएगी। जैसे ही आवेदन जाता है घरेलू हिंसा के संदर्भ में मजिस्ट्रेट साहब के पास में, तो वो 3 दिन के पश्चात, है ना, 3 दिन, आवेदन मिलने के 3 दिन के पश्चात उनको सुनवाई की तारीख देना ही होगा। 3 दिन के पहले अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन के पश्चात देना अनिवार्य है। चौथा दिन सुनवाई होना ही है, मतलब वो लास्ट डेट है, ऐसा समझ लीजिए। और जिस दिन से आवेदन मिला उसके 60 दिन के भीतर ये पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब एक चीज आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें छोटी चीज, कुछ कॉन्सेप्ट में ऐड ऑन कर रहा हूं जो आपकी समझ को और बेहतर बनाएगा और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जो पीड़ित है महिला पीड़ित है, इसमें एग्रीव्ड पर्सन है, और जो न्याय देंगे वो मजिस्ट्रेट देंगे। राहत तो अंतिम रूप से मजिस्ट्रेट के द्वारा ही दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे मिलेगा, कैसे महिला मजिस्ट्रेट से न्याय प्राप्त करेगी। तो आप एक चीज देखिए, एक महिला संरक्षण अधिकारी के पास जा सकती है और संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे महिला को न्याय दिलवाने के लिए। एक महिला सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकती है, सेवा प्रदाता, और सेवा प्रदाता जो है आपका न्याय दिलवाएंगे। एक महिला पुलिस के पास भी जा सकती है और पुलिस के माध्यम से भी मजिस्ट्रेट के पास जाकर के न्याय मिलेगा। और एक जो है महिला डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकती है। याद रखें, अगर प्रश्न पूछा जाए कि महिला कितने जगहों पर, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला कहां कहां शिकायत कर सकती है, तो फिर यह काम आएगा। महिला 4 जगहों पर शिकायत कर सकती है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला। एक संरक्षण अधिकारी के पास, दूसरा सेवा प्रदाता के पास, तीसरा पुलिस के पास, और चौथा मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट। इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर के डायरेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब भी कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है और उसको अनुतोष चाहिए, उसको राहत चाहिए, रिलीफ चाहिए मजिस्ट्रेट से, तो रिलीफ के लिए एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। लेकिन उस एप्लीकेशन के साथ DIR का होना बहुत जरूरी है। तो अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास गए तो प्रोटेक्शन ऑफिसर DIR बनाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर के पास गए तो सर्विस प्रोवाइडर जो है DIR बनाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। पुलिस के पास गए तो पुलिस अपने FIR लेकर के प्रस्तुत कर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए तो मजिस्ट्रेट तो DIR या FIR दर्ज करते नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर सपोज करें कि महिला डायरेक्ट जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर जो मजिस्ट्रेट हैं, जो दंडाधिकारी हैं, वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, संरक्षण अधिकारी, या जो सेवा प्रदाता है, उसको आदेश देंगे कि वो DIR दर्ज करके प्रस्तुत करे। तब फिर मजिस्ट्रेट आदेश देंगे उस क्षेत्र के सर्विस प्रोवाइडर को
या DIR दर्ज करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को आदेश देंगे कि वो DIR दर्ज करे और फिर रिलीफ एप्लीकेशन के साथ में प्रस्तुत करे। और इस तरीके से DIR के साथ में रिलीफ एप्लीकेशन को लगाया जाता है और उसके बाद 60 दिन के भीतर पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। एक खास बात समझिए, यहीं से एक और चीज समझ लीजिए कि जब जब मैं बात कर रहा हूं आपसे मजिस्ट्रेट का, तो इस अधिनियम के अंतर्गत भी JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी को ही सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी JMFC को ही सुनवाई करने की शक्ति भी प्राप्त है। मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही सुनवाई कर सकते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं मजिस्ट्रेट के सारे रैंक को मैंने आपके सामने डील किया है, तो JMFC इस पर सुनवाई कर सकते हैं। अब जब बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसको राहत दी जाएगी, है ना, तो जब राहत दी जाएगी तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि कितने प्रकार के राहत की मांग कर सकती है या रिलीफ कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान सुनिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला कितने प्रकार के रिलीफ की मांग कर सकती है। टाइप्स ऑफ रिलीफ, राहत के प्रकार, मतलब घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला कितने प्रकार के राहत की मांग कर सकती है। तो इसको ऐसे याद रखिए, जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है सबसे पहले तो उसको बचाना है, यानी संरक्षण। संरक्षण उसको कहां दिया जाना चाहिए, उसके निवास पर, रेसिडेंस। निवास करने के लिए क्या चाहिए, धन, मनी। धन आ गया तो धन की क्या करेंगे, रक्षा यानी अभिरक्षा। अभिरक्षा की क्या करेंगे, अभिरक्षा के साथ साथ क्या देंगे महिला को, तो क्षतिपूर्ति। और एक होता है आपका एक पक्षीय आदेश। तो इसका मतलब यह चीज समझे कि जो व्यथित महिला है उसके लिए 6 प्रकार की राहत जो है वो घोषणा किया जा सकते हैं। 6 प्रकार। एक पक्षीय आदेश को इस तरीके से समझ लें, एक पक्षीय आदेश कहने का मतलब यहां पर इसको आप अंतरिम राहत कर ले, ज्यादा अच्छे से आप समझ में आएगा। और एक पक्षीय राहत ऐसे क्लियर नहीं होगा, ये अंतरिम राहत। तो याद रखें कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत 6 प्रकार के राहत जो है वो दिए जा सकते हैं। 6 टाइप्स ऑफ रिलीफ्स कैन बी प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट टू अ एग्रीव्ड वुमन। पहला होता है आपका संरक्षण राहत, या इसको बोलते हैं संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर। दूसरा होता है निवास आदेश या निवास राहत, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेसिडेंशियल ऑर्डर। एक होगा आपका धनीय अनुतोष, राहत को अनुतोष कहते हैं। धनीय अनुतोष मॉनिटरी रिलीफ, प्रोटेक्शन ऑर्डर या प्रोटेक्शन रिलीफ समझ ले। रेसिडेंशियल रिलीफ, रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया। धनीय अनुतोष मॉनिटरी रिलीफ हो गया। अभिरक्षा अनुतोष या राहत, तो अभिरक्षा क्या हो गया, कस्टोडियल रिलीफ। क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेटरी रिलीफ, क्षतिपूर्ति अनुतोष। और अंतरिम राहत को बोलते हैं इंटरिम रिलीफ, यानी संरक्षण राहत या संरक्षण आदेश, इसको बोलेंगे प्रोटेक्शन रिलीफ या प्रोटेक्शन ऑर्डर। निवास राहत या इसको रेसिडेंशियल रिलीफ कहेंगे। निवास राहत या अनुतोष एक ही चीज है। जैसे धनीय अनुतोष मॉनिटरी रिलीफ, अभिरक्षा अनुतोष कस्टोडियल रिलीफ, क्षतिपूर्ति अनुतोष कॉम्पनसेटरी रिलीफ, और अंतरिम राहत यानी इंटरिम रिलीफ। ये 6 प्रकार के, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 प्रकार के राहत या अनुतोष जो है इसके अंतर्गत प्रदान किया था। अब इसको समझिएगा बेटा, ये पूरा जो रिलीफ है इस अधिनियम के, इस एक्ट के सेक्शन 18 से 23 के बीच में दिए गए। 18 से 23। 18 है आपका संरक्षण आदेश, रेसिडेंशियल रिलीफ है आपका 19, मॉनिटरी रिलीफ है 20, कस्टोडियल रिलीफ है 21, कॉम्पनसेटरी रिलीफ है 22 एंड इंटरिम रिलीफ है आपका 23। 18 से 23 याद वैसी करेंगे जैसे मैंने करवाया, फिर 18 से 23 में उसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको क्या देंगे, संरक्षण। संरक्षण कहां देंगे, उसके निवास पर, तो संरक्षण आदेश
निवास आदेश या रेसिडेंशियल रिलीफ। उसके बाद से जब निवास कर रहे तो उसके लिए धन चाहिए, तो धनीय अनुतोष मॉनिटरी रिलीफ। धन की अभिरक्षा करेंगे यानी कस्टोडियल रिलीफ। अभिरक्षा के साथ साथ क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी यानी कॉम्पनसेटरी रिलीफ। और लास्ट में आ जाएगा आपका इंटरिम रिलीफ। ये 18 से लेकर 23 के बीच में ये आ जाए। अब थोड़ा थोड़ा इसको समझ लीजिए। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, और वो शिकायत करती है और आवेदन जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो है वो तत्काल हिंसा रोकने का आदेश दे सकते हैं। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास आवेदन गया कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो आवेदन मिलते ही, एप्लीकेशन मिलते ही मजिस्ट्रेट जो है तत्काल हिंसा को रोकने के लिए आदेश दे सकते हैं। इंस्टेंट ऑर्डर टू प्रिवेंट द वायलेशन, मतलब वायलेंस जो है, मतलब बिल्कुल हिंसा ना किया जाए, ऐसा आदेश दे सकते हैं। क्योंकि इसमें तत्काल हिंसा को रोकने का आदेश दिया जाता है, इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी को स्टॉप वायलेंस ऑर्डर भी कहा जाता है। स्टॉप वायलेंस ऑर्डर, अगर आपसे प्रश्न पूछे किसे कहेंगे, तो स्टॉप वायलेंस ऑर्डर कहा जाता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर को, संरक्षण आदेश को ही स्टॉप वायलेंस ऑर्डर भी कहा जाता है। यह क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसका उद्देश्य होगा कि महिला के साथ जो हिंसा उसको तत्काल रोका जाए, तुरंत रोका जाए, इसके लिए यह दिया जाता है। इसके बाद आता है निवास राहत, रेसिडेंशियल रिलीफ। सपोज करें कि जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, जिस घर में वो रह रही है, वहां पर महिला के साथ हिंसा हुई, और जब महिला के साथ हिंसा हुई तो अब उसको रेसिडेंशियल रिलीफ चाहिए। दो बातें हो सकती है। महिला अब उसके साथ नहीं रहना चाहती जिसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, हिंसा की, तो दो बातें हो सकती है। महिला यह कहेगी कि मैं उसी घर में रहूंगी, इनको निकालो, तो रेसिडेंशियल रिलीफ ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा कि महिला को उस घर में रहने के लिए आदेश दिया जाएगा और उस व्यक्ति को घर छोड़ने का आदेश दिया जाएगा। या महिला यह कहती है कि मैं उस घर में और उस व्यक्ति के साथ ही नहीं रहूंगी, मैं कहीं और रहना चाहती हूं, तो फिर प्रत्यर्थी के खिलाफ रिलीफ जारी किया जाएगा कि उस महिला के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की जाए। ये सब राहत जो है जारी होगा, और कौन करेगा उसको? पूरा जो प्रत्यर्थी है जिसने मारपीट की है। तो इसके अंतर्गत जो निवास करने के लिए या निवास का स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। अंडर दिस रिलीफ मजिस्ट्रेट प्रोवाइड्स द रेसिडेंस। इसके अंतर्गत निवास का आदेश, निवास का राहत दिया जाता है कि महिला रहेगा। उसके बाद देखिए धनीय अनुतोष, मॉनिटरी रिलीफ। अब यहां पर एक बात समझिएगा, हिंसा के कारण जो खर्च हुआ महिला का, ठीक है, द एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ वायलेंस, हिंसा के कारण जो महिला का वास्तविक खर्च हुआ है वो धनीय अनुतोष है। सपोज करें कि हिंसा हुआ, हिंसा के कारण महिला को, मतलब मान लीजिए उसको चोट लगी, उसके ट्रीटमेंट पर जो खर्चा आ रहा है, उसके ट्रीटमेंट पर जो भी खर्चा आ रहा है वो धनीय अनुतोष के अंतर्गत है। इसी के अंडर अगर महिला चाहे तो मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकती है। धनीय अनुतोष, वो वहां नहीं रह रही, अलग से अपना भरण पोषण करना चाहती है, तो मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकती है। तो ये हिंसा के कारण जो खर्च हुआ वो आपका धनीय अनुतोष। इसके बाद अभिरक्षा, कस्टोडियल रिलीफ। कस्टोडियल रिलीफ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। इसके अंतर्गत महिला अपने बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त कर सकती है। अ वुमन कैन गेट द कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड। मान लीजिए कि मारपीट हुआ है, महिला वहां से चली आई है किसी भी तरीके से बच करके, बच्चा वहीं पर छूट गया है, उसको डर लग रहा है कि उसके साथ वो कुछ गलत कर सकता है, तो महिला जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन लगा सकती है कि मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा जो है मेरे साथ में रहे। शी कैन डिमांड फॉर द कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड। और जब वो ऐसा डिमांड करती है, सो अंडर सेक्शन 21 मजिस्ट्रेट कैन ऑफर द कस्टोडियल रिलीफ ऑल्सो। मजिस्ट्रेट जो है अभिरक्षा अनुतोष दे सकते हैं, यानी बच्चे कस्टडी दे सकते हैं। इसके बाद आता है एक क्षतिपूर्ति। देखिए मॉनिटरी और क्षतिपूर्ति दोनों अलग अलग चीज है। धनीय अनुतोष क्या है? जो उसका खर्च हुआ, और क्षतिपूर्ति क्या है? जो उसका नुकसान हुआ। जैसे सपोज करें कि उसके साथ मारपीट हुई, उसने दवा इलाज अपना करवाया और उसमें उसके 40-50 हजार रुपए खर्च हो गए, तो धनीय अनुतोष के अंतर्गत। लेकिन जो उसका नुकसान हुआ, मान लीजिए वो अब स्वस्थ नहीं है, नौकरी नहीं कर पा रही है,
तो उसका पूरा जो अमाउंट होगा नौकरी का वो, या उसकी गाड़ी को जला दिया है जिससे वो आना जाना करती थी, वो उसको लॉस हुआ, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कॉम्पनसेटरी रिलीफ है। और इस तरीके से क्षतिपूर्ति अनुतोष के माध्यम से नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीड वुमन कैन डिमांड फॉर कॉम्पनसेशन फॉर हर लॉस। जो भी उसको नुकसान हुआ है, व्यथित व्यक्ति जो है उस नुकसान की भरपाई की मांग कर सकती है। और अंतरिम राहत, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अंतरिम राहत मतलब जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, महिला के आने जाने में जो खर्च हो रहा है उसके लिए मजिस्ट्रेट आदेश कर सकते हैं, यह आपका अंतरिम राहत होता है। इतने प्रकार के राहत की मांग महिला के द्वारा की जा सकती है। अब एक चीज और, लास्ट, हमने यह देख लिया कि घरेलू हिंसा क्या होती है, हमने ये देख लिया कि घरेलू हिंसा के लिए जो किन किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे एग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए, रेस्पोंडेंट प्रत्यर्थी होना चाहिए, उनके बीच में नातेदारी होनी चाहिए, घरेलू नातेदारी और साझी गृहस्थी होनी चाहिए, ये सब हमने देख लिया। फिर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का सहायता करने के लिए संरक्षण अधिकारी और हमने जो सेवा प्रदाता है उनको भी देख लिया। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि न्यायालय की प्रक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार के अनुतोष मांगे जा सकते हैं। अब जब सारी चीजें हमने देख लिया तो एक प्रश्न जो उठता है यहां से कि अगर मान लीजिए कि कोई पुरुष है जिसके विरुद्ध जारी किया है, रिलीफ ऑर्डर हमेशा पुरुष के विरुद्ध में ही होगा क्योंकि महिला को ये सब देना पड़ेगा पुरुष को, और अगर कोई पुरुष उस रिलीफ ऑर्डर को नहीं मानता तो क्या होगा? तो याद रखेंगे इस एक्ट के चैप्टर 5 चैप्टर थे, चैप्टर 5 के सेक्शन 31 में यह कहा गया है कि इफ द रिस्पोंडेंट डिनाइड टू फॉलो द रिलीफ, अगर जो प्रत्यर्थी है मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए अंतरिम राहत, जो राहत के लिए जो आदेश है, रिलीफ ऑर्डर जो है, उसका पालन नहीं करता तो फिर उसे 1 साल तक की सजा या 1 साल तक की सजा एवं 20,000 रुपए जुर्माना, दोनों ना, 1 साल की सजा एवं 20,000 रुपए जुर्माना दे सकती है, या फिर 498 आईपीसी, दहेज प्रताड़ना जो है 498 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज करने का भी आदेश दे सकती है, तो और लंबा चला जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए जो मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं उस आदेश को मानना जरूरी है। एक बात और हो सकती है कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से खुश ना हो, रेस्पोंडेंट मतलब प्रत्यर्थी जो है वो खुश नहीं है, या जो व्यथित महिला वो खुश नहीं है, तो फिर क्या होगा? सो दे कैन मेक देयर अपील, वो अपील कर सकते हैं। याद रखें कि अपील हमेशा सत्र न्यायालय में किया जाएगा, सेशन कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला या रेस्पोंडेंट प्रत्यर्थी मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट ना हो, सो दे कैन मेक देयर अपील, वो अपील कर सकते हैं। और ऐसा अपील जो है, यानी जेएमएफसी के डिसीजन को अपील करना है तो ऐसा अपील सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जितनी भी बातें थी, सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दिया, इसके बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। चले फिर, थैंक यू।